स्टूडेंट्स एक बार हम रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि डिवीजन ब्रायोफाइट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, हेपेटिक ऑप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। एक एक करके हमें इन क्लासेस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स स्टडी करने हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं एंथोसेरोटॉप्सिडा की तरफ। तो आप हेडिंग डालेंगे एंथोसेरोटॉप्सिडा के सामान्य लक्षण। ओके, इसका एक मेंबर आपके कोर्स में रखा गया एंथोसेरोस। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वन बाय वन स्टडी करते हैं हम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाएगा युग्मक उद्भिद पादप काय। हमें पता है कि सभी ब्रायोफाइट्स में मुख्य प्रावस्था युग्मक उद्भिद होती है। तो हम बात करें युग्मक उद्भिद पादप काय किस प्रकार की होती है? तो यह हेपेटिक ऑप्सिडा के मेंबर्स जैसे थैलॉइड थे उसी प्रकार की होती है। बस हेपेटिक ऑप्सिडा में कुछ पर्निल फॉर्म भी पाई जाती है, यहाँ पे पर्निल फॉर्म्स नहीं होती। तो हेपेटिक ऑप्सिड्स की भांति इसका थैलस, उसमें भी थैला फॉर्म्स की भांति इसका थैलस कैसा होता है? चपटा होता है, पृष्ठाधार होता है, पालित होता है। ये टर्म्स हमने पहले स्टडी की है ना। और थैलाब होता है, फ्लैट होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है। तो दो सरफेस होगी, डॉर्सल और वेंट्रल। पालित मतलब हो जाएगा लोब्ड होता है, थैलाब मतलब थैलॉइड होता है, जड़ तने पत्ती में विभेदित नहीं होता। तो यहाँ पे अंतर पाया जा रहा है। हेपेटिक ऑप्सिड्स में क्या था? पर्निल फॉर्म भी प्रेजेंट थी, यहाँ पे पर्निल कोई भी फॉर्म नहीं पाई जाती है एंथोसेरोटॉप्सिडा। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं वेंट्रल सरफेस पर। वेंट्रल को हम क्या बोल सकते हैं? आधारीय, जो किसी आधार के कॉन्टेक्ट में रहती है, या इसे हम अधोस्तर भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में अधोस्तर लिखा हो सकता है। ओके, तो वेंट्रल सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? तो हमने स्टडी किया था हेपेटिक ऑप्सिड में राइजोइड्स या मूलाभास थे, राइट। यहाँ पे भी मूलाभास होते हैं। अब ये मूलाभास जो है किस प्रकार के हैं? वहां पे हमने पढ़े थे दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड। यहाँ पे स्मूथ वॉल्ड टाइप के, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? चिकनी भित्ति युक्त है। डायग्राम से हमने स्टडी किया था चिकनी भित्ति युक्त कौन से होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड कौन से होते हैं, राइट। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि हेपेटिक ऑप्सिड्स डिस्कस किया तो हमने सल्क या स्केल्स के बारे में नहीं पढ़ा था। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। स्केल्स या जैसे आप सल्क बोलते हैं, इनका अभाव होता है। ओके, सल्क नहीं पाए जाते और साथ ही साथ क्या नहीं पाए जा रहे हैं? ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स ये भी नहीं पाए जा रहे हैं, ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं वेंट्रल सरफेस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कैरेक्टर जो इसका है थैलस का आंतरिक ऊतक समांग होता है। समांग का मतलब है होमोजीनस, मतलब सिमिलर टाइप, एक जैसी कोशिकाएं होती हैं। अब यहाँ पे ये मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कैसी फॉर्म है? थैलॉइड फॉर्म है। और हेपेटिक ऑप्सिडा की अगर हम थैलॉइड फॉर्म देखें तो हेपेटिक ऑप्सिडा की थैलॉइड फॉर्म विभेदित होती है किसमें? प्रकाश संश्लेषी व संचयी क्षेत्र में, जबकि एंथोसेरोटॉप्सिडा में देखें तो यह अविभेदित होता है। ओके, तो ये दोनों क्षेत्र जो है यहाँ पे नहीं पाए जाते, जबकि हेपेटिक ऑप्सिडा की थैलॉइड फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा पर वायु छिद्र, जिसे हम बोल सकते हैं एयर पोर्स, नहीं पाए जाते। ओके, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे आपको ऐड करना है निचली बाह्य त्वचा। निचली बाह्य त्वचा पर अवपंक रंध्र, अवपंक रंध्र जिसे आप बोलते हैं स्लाइम पोर्स, पाए जाते हैं। तो ये स्लाइम पोर्स क्या होते हैं? यदि आप इसे डिटेल में समझना चाहें तो कुछ म्यूसिलेज कैविटी होती है, म्यूसिलेज कैविटी, या जैसे हम बोल सकते हैं श्लेष्मकीय गुहिकाएं। ये कैविटीज या गुहिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसके थैलस में पाई जाती हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा के मेंबर्स के थैलस में। ये गुहिकाएं निचली सतह पर स्लाइम पोर के द्वारा खुलती हैं, जिसे आप बोल रहे हैं अवपंक रंध्र। ओके, तो हमने क्या स्टडी किया? ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स, तो आपको मार्क करना है। तो हमने क्या देखा कि ऊपरी बाह्य त्वचा पर तो वायु छिद्र अनुपस्थित है, लेकिन निचली बाह्य त्वचा पर कुछ रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र क्या? अवपंक रंध्र या स्लाइम पोर्स हैं। ये स्लाइम पोर्स किसके हैं? तो म्यूसिलेज कैविटीज होती है जो अंतरा कोशिकीय होती है, कोशिकाओं के बीच में उपस्थित होती है, वो खुलती है यहाँ पे। ओके, इनके द्वारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरफ।
नंबर डालेंगे आप 5। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन में विभेदित नहीं है, प्रकाश संश्लेषी और संचयी क्षेत्र में विभेदित नहीं है, तो थैलस की प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ओके, तो हर कोशिका में उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, मैंने आपको पहले भी कहा था इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, इसमें पाइरिनॉइड पाया जाता है। पाइरिनॉइड पाया जाता है, जबकि हेपेटिक ऑप्सिड्स में हमने क्या देखा था? पाइरिनॉइड नहीं पाया जाता है। यहाँ पे एक तो ध्यान रखना है, थैलस की प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है, दूसरा हर क्लोरोप्लास्ट में पाइरिनॉइड है। ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंथोसेराटोप्सिडाe के मेंबर्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाएगा जननांग के बारे में। तो जननांग की स्थिति यदि हम देखें तो ये कैसे होते हैं? एम्बेडेड होते हैं थैलस में। हमने हेपेटिक ऑप्सिड्स में 2 कंडीशन पढ़ी थी, एम्बेडेड भी हो सकते हैं और स्टॉक्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे कैसे होते हैं? अंतः स्थापित। ओके, अंतः स्थापित होते हैं, जबकि हेपेटिक ऑप्सिड्स में दोनों कंडीशन पाई जाती है, एम्बेडेड और स्टॉक्ड। अब हम एक एक करके जननांग की बात करते हैं। यदि हम पुंधानियों की बात करें, पुंधानिया या जैसे आप एंथीडिया बोलते हैं, एंथीडिया थैलस की अपाक सतह पर, अपाक्स मतलब डॉर्सल ऊपरी सतह पर, अपाक सतह पर हाइपोडर्मल सेल से डेवलप होती है। हाइपोडर्मल सेल से, जैसे आप बोल सकते हैं अधस्त्वचीय। तो वहां पे हमने क्या देखा था? हेपेटिक ऑप्सिड में सुपरफिशियल सेल से डेवलप हो रही थी, राइट? यहाँ पे किससे बन रही है? अधस्त्वचीय कोशिका से। ओके, तो ये आपको एक डिफरेंस याद रखना है। अब जो एंथीडिया है वो किस में बनते हैं? एंथीडिया एक चैम्बर में बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं पुंधानी कोष्ठक। ओके, या हम इसे लिख सकते हैं एंथीडियल चैम्बर। एक चैम्बर में अनेक एंथीडिया उपस्थित होते हैं। ये एंथीडियल चैम्बर किस तरह का होता है? तो यह पूर्णतः बंद रहता है। ओके, और प्रत्येक कोष्ठक में, हर कोष्ठक में एक या एक से अधिक पुंधानी या एंथीडिया पाई जाती हैं। तो इनका नंबर 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है पुंधानी का। अब हम बात करते हैं स्त्रीधानी की। ओके, अब हम किसकी बात करें? स्त्रीधानी या जैसे आप बोलते हैं आर्किगोनिया, जो मादा जनन संरचना है। आर्किगोनिया की कैसे होती है? फुल्ली एम्बेडेड होती है। एम्बेडेड का मतलब अंतः स्थापित होती है। अब इसका विकास कहाँ होगा? इसका विकास ऊपरी बाह्य त्वचीय कोशिका से होता है। ओके, जबकि एंथीडिया का विकास किससे हो रहा था? हाइपोडर्मल अधत्वचीय कोशिका से। और ये कहाँ से बन रही है? ऊपरी बाह्य त्वचीय कोशिका से होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे 7 नंबर। अब हम बात करेंगे इसके स्पोरोफाइट या बीजाणुत्पित की। ओके, बीजाणुत्पित इसमें यदि हम देखें तो कैसा होता है? वह बेलनाकार, सिलेंड्रिकल या रेखिक, लीनियर होता है। ओके, सिलेंड्रिकल या लीनियर होता है। ओके, इसे यदि आप समझना चाहें तो आप यदि इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं? जैसे ये इसका थैलस हो गया। ओके, अब इस पे क्या प्रेजेंट है? स्पोरोफाइट प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट इस तरीके से होंगे, इस तरीके से लगे हुए। तो ये कैसे हो गए? किस तरह के हो गए ये? लीनियर या सिलेंड्रिकल, राइट? तो अब इस डायग्राम में हम क्या देख सकते हैं? ये नीचे थैलस बनाया हमने, जिसपे हमने स्पोरोफाइट बनाया, राइट? ये स्पोरोफाइट कैसे दिख रहे हैं? हॉर्न की जैसे, सिंग के जैसे। इसीलिए हम एंथोसेराटोप्सिडा के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? हॉर्नवर्ट्स बोलते हैं। तो ये किस तरह के हैं? ये हैं कैसे? सिलेंड्रिकल और या रेखिक प्रकार के हैं। यह बीजाणु जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह क्या होता है? इसके आगे का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखें तो यह कंदिल फुट, सीटा व कैप्सूल में विभेदित होता है। ओके, डिफरेंशिएटेड है किसमें? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें हम देखते हैं कैप्सूल के बारे में। ओके, इन टर्म्स को हिंदी में भी ऐसा सच ही लिखते हैं, इसलिए मैंने हिंदी टर्म अलग से नहीं लिखी। कैप्सूल की यदि आप भित्ति देखें, वॉल देखें, तो वो कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड होती है। 4 से 6 स्तरीय होती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये कैसी है? मल्टी लेयर्ड या बहुस्तरीय, एक से ज्यादा स्तर की बनी हुई है। ओके, और इसकी बाह्य त्वचा पर क्या उपस्थित होते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। बहुस्तरीय है जिसकी बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं बीजाणु जन ऊतक का, स्पोरोजीनस टिश्यू या सेल्स, जैसे आप क्या बोलते हैं बीजाणु जन ऊतक, स्पोरोजीनस सेल्स। स्पोरोजीनस सेल्स का विकास बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसे मैं अलग कलर से मेंशन करती हूँ, एम्फीथीसियम से होता है, एम्फीथीसियम से होता है। ओके, हेपेटिक ऑप्सिट्स में किससे होता है एंडोथीसियम से, यहाँ पे किससे होता है एम्फीथीसियम से होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं स्पोरोफाइट से रिलेटेड, कैप्सूल जो है उसके आधारीय भाग पर मेरिस्टेमेटिक विभज्योत कोशिकाएं होती हैं। हम बोलते हैं आधारीय भाग कैसा होता है मेरिस्टेमेटिक होता है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है आधारीय भाग की कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती हैं, निरंतर विभाजन करती है। अब जब निरंतर विभाजित होती रहेगी इसका क्या मतलब है कैप्सूल की वृद्धि होती रहेगी। ओके, तो कैप्सूल की वृद्धि होती रहेगी आधारीय भाग से, क्योंकि आधारीय भाग पे क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप इसमें लिखेंगे बीजाणुद्भिद में स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। ओके, हेपेटिक ऑप्सिट्स में हमने देखा था इलेटर्स होते हैं, और कुछ जीनस हमने पढ़े थे रिक्सिया वगैरह में इलेटर्स नहीं होते हैं, राइट, इलेटर्स उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं स्यूडो इलेटर्स। अब स्यूडो इलेटर्स क्या होते हैं, हमें कंपेयर करना है तो हम एक बार डायग्राम से समझते हैं। जो ट्रू इलेटर्स होते हैं उसमें इस तरह की थिकनिंग पाई जाती है स्पाइरल, ओके, जबकि यहाँ पे जो स्यूडो इलेटर्स हैं इसमें हम क्या बोलते हैं थिकनिंग बैंड्स का अभाव होता है, जबकि ये हिपेटिक ऑप्सिट्स के इलेटर्स हैं, हिपेटिक ऑप्सिडा में जो पाए जाते हैं उसके इलेटर्स हैं, राइट। तो इसमें क्या प्रेजेंट है थिकनिंग बैंड्स प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे स्थूलन बैंड का अभाव होता है, राइट, वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं इसमें क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में आप लिख सकते हैं कैप्सूल का स्फुटन, जिसे हम बोलते हैं डेहिसेंस, शीर्ष से आधार की तरफ, शीर्ष से आधार की ओर होता है। ओके, हेपेटिक ऑप्सिट्स में क्या देखा था अनियमित स्फुटन हमने लिखा था, राइट, तो कुछ नियत नहीं था किस डायरेक्शन में होगा, राइट, जबकि यहाँ पे कैसे होता है शीर्ष से आधार की ओर होता है, एपेक्स टू बेसल साइड होता है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्लास ब्रायोप्सिडा के सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप ब्रायोप्सिडा के सामान्य लक्षण। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट कैरेक्टर आपको अच्छे से समझना है, पादपकाएं तो मुख्य पादपकाएं इसमें भी युग्मकोद्भिद ही होती हैं, क्योंकि सभी ब्रायोफाइट्स में मुख्य पादपकाएं युग्मकोद्भिद होती है, लेकिन इसमें जो युग्मकोद्भिद पादपकाएं हैं इसकी दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, दो अवस्थाएं हम देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो प्रथम तंतु अवस्था होती है, जिसे आप बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है, और दूसरी जो है पर्णिल अवस्था होती है, जिसे आप बोलते हैं लीफी स्टेज। ठीक है, तो युग्मकोद्भिद जो पादपकाएं हैं उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लें। जो प्रोटोनीमा स्टेज है वह कैसी होती है श्यान, जिसे आप बोल सकते हैं प्रोस्ट्रेट, जैसे थैलाइड फॉर्म में हमने स्टडी की थी, विसर्पी, क्रीपिंग, जो रेंगते हुए बढ़ती है जमीन में, ओके, और साकित होती है, ब्रांच बोल सकते हैं इसे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है किसके प्रोटोनीमा स्टेज के, प्रोस्ट्रेट है, क्रीपिंग है, साकित या ब्रांच। ओके, अब हम देखते हैं पर्णिल अवस्था के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है, यह कैसी है, तो ये ऊर्ध्व है, मतलब इरेक्ट है, खड़ी हुई रहती है, राइट, और विभेदित होती हैं किसमें बेलनाकार अक्ष व पर्ण। तो इसमें क्या पाई जाती है, एक बेलनाकार या सिलेंड्रिकल अक्ष एक्सिस होती है, और पर्ण पाई जाती हैं। ओके, पर्ण इस पे अक्ष के चारों ओर लगी रहती है, किस फॉर्म में सर्पिलाकार, सर्पिल रूप से
पर्ण पाई जाती है। क्रम कैसा होता है? सर्पिल क्रम में विन्यासित लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये लीफी फॉर्म होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों स्टेज में, वो ये है कि यहाँ पे प्रोटोनिमा स्टेज में जन्नांग नहीं बनते हैं। ओके, जबकि पर्णिल स्टेज में ही जनन संरचनाओं या जन्नांगों का निर्माण होता है। ओके, तो प्रोटोनिमा स्टेज में नहीं बनेंगे, जनन संरचना हमेशा लीफी स्टेज या पर्णिल अवस्था में ही बनेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम पर्णिल युग्मक उद्भिद के पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं हम पर्णिल युग्मक उद्भिद की बात करें। ओके, यह विभेदित होता है किसमें? ऊर्ध्व अक्ष में, जैसे आप बोल सकते हो वर्टिकल एक्सिस। डायरेक्ट होता है, हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, राइट। वर्टिकल एक्सिस होती है, फर्न होते हैं, जैसे आप पत्तियां बोल सकते हैं। ओके, लीव्स में, लीव्स हमने पढ़ा सर्पिल क्रम में विन्यासित होती है। और हर चीज जो है मूलाभास। ओके, ब्रायोफाइट्स में कहीं भी टू नोड्स नहीं पाई जाती, मूलाभास पाई जाती है, बोलते हैं राइजॉइड्स में विभेदित होता है। ओके, अब आगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम वन बाय वन इन सभी के पढ़ते हैं जिसमें यह विभेदित है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप मेंशन करेंगे मेन एक्सिस, जो कि ऊर्ध्व है, जिसे आप बोलते हैं मुख्य अक्ष, शाखित या अशाखित हो सकती है। ओके, सो ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकती है। क्लियर? अब जो शाखित होगी उस कंडीशन में शाखाएं सदैव पर्ण के नीचे से उत्पन्न होगी, पत्ती के नीचे से उत्पन्न होगी। ये आपको यहाँ पे ध्यान, जैसे शाखित फॉर्म में। अशाखित फॉर्म में तो कोई बात ही नहीं होगी इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम पढ़ते हैं पर्ण का। पर्ण या पत्तियां या लीफ, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। लीफ की यदि हम बात करें किस प्रकार की होती हैं, तो ये छोटी होती है साइज में, सरल प्रकार की होती हैं, अव्रंथ होती हैं। अव्रंथ जिसे आप बोलते हैं सिसाइल, पिट्यूल नहीं पाया जाता, इसमें व्रंत नहीं पाया जाता। और इसके उपांत यदि हम देखें, उपांत मतलब मार्जिन्स। मार्जिन्स कैसे होते हैं? एंटायर या आच्छिन्न कोर होते हैं, या डेंटेट भी हो सकते हैं। तो दो कंडीशन है, या तो एंटायर होंगे या डेंटेट होंगे। ओके, एंटायर का मतलब आच्छिन्न कोर। ओके, और डेंटेट का मतलब दंतुर। इन दोनों में क्या अंतर है? जाके एंटायर का मतलब मार्जिन इस तरीके के स्मूथ है एंटायर, और डेंटेट का मतलब क्या हो गया? दांत के समान इस तरीके। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? डेंटेट हो गए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं इसी में हम। अब हम पर्ण से संबंधित एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं, मध्य सिरा। जब हमने हेपेटिकॉप्सिड्स की पर्णिल फॉर्म्स पढ़ी थी तो हमने देखा था मध्य सिरा का अभाव होता है। यहाँ पे यदि हम देखें तो कुछ वंशों को छोड़कर सभी में मध्य सिरा पाई जाती है। ओके, किन वंशों में? जैसे आपके कोर्स में स्फेग्नम है, स्फेग्नम में नहीं पाई जाती। ओके, बाकी सभी में मध्य सिरा पाई जाएगी। ओके, तो ये मध्य सिरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो मूलाभास से रिलेटेड है। अभी तक हमने मूलाभास जो पढ़े थे वह एक कोशिकीय पढ़े थे, हेपेटिकॉप्सिड्स में, एंथोसेरोटॉप्सिड्स में, राइट। यहाँ पे स्पेसिफिक फीचर है कि मूलाभास कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, या हम जिन्हें बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, और साथ में शाखित होते हैं, जो यहाँ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ब्रांच्ड होते हैं। ओके, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जब मल्टी सेलुलर होते हैं ना तो उनके बीच में सेप्टा पाया जाता है, पट उपस्थित होता है। इनके जो पट होते हैं वह तिर्यक होते हैं। तिर्यक का मतलब होता है ऑब्लिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यदि आप इसे डायग्रामेटिकली समझना चाहें इसी मूलाभास को, तो हम इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं। यदि ये इसका मूलाभास है, राइजोइड है, राइट, तो पहला तो हमने बेटा बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय नहीं है, शाखित होता है, और पट जो है इसमें तिरछे होते हैं, इस तरीके से ऑब्लिक सेप्टा पाई जाती है, तो एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये मूलाभास का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं एक्सिस का। मेन एक्सिस या सेंट्रल जो एक्सिस होती है उसका यदि हम आंतरिक ऊतक देखें, मतलब सेक्शन काट के यदि हम देखें, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्षेत्र पाए जाते हैं। ओके, सेंट्रल कंडक्टिंग रीजन, जिसे आप बोलते हैं केंद्रीय, केंद्रीय भाग में होगा, नाम से ही पता लग रहा है, चालन
क्षेत्र, ओके, जिसे आप बोल सकते हैं सेंट्रल कंडक्टिंग रीजन। दूसरा भाग होगा परिधीय वल्कुट, या वल्कुट को आप कॉर्टेक्स भी लिख सकते हैं, कॉर्टेक्स, ओके, या हम इसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ओके। तो दो पार्ट्स में विभाजित होगा, जैसे अक्ष है ना, ये जैसे अक्ष है इसका यदि आप सेक्शन काटोगे, सेक्शन गोलाकार दिखाई देगा, राइट। इसके दो पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, सेंट्रल पार्ट जो होगा वो कंडक्टिंग रीजन होगा, और दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहलाएगा। तो ये तो आपके हो गया पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और ये वाला कैसा हो गया, सेंट्रल कंडक्टिंग रीजन, ओके। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं इसमें, लीफ का, फर्न। फर्न की यदि आप मोटाई देखें तो वह केवल एक कोशिकीय मोटी होती है, एक कोशिकीय मोटी होती है, ओके। तो मोटाई बहुत कम होती है उसकी, एक कोशिकीय मोटाई पाई जाती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं इसमें जनन से रिलेटेड, ओके। सबसे पहले बात करते हैं कायिक जनन की। कायिक जनन के कई तरीके पाए जाते हैं इसमें। पहला आप मेंशन कर सकते हैं खंडन के द्वारा, खंडन मतलब खंडों में टूटना, फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है। सेकंड इसमें विशेष पर्णिल शाखाओं के द्वारा, ये शाखाएं लगती है मातृपादप से अलग होती हैं और एक नया प्लांट बनाती है शाखाएं, जिन्हें आप लिख सकते हैं स्पेशल लीफी ब्रांचेस, ओके। नेक्स्ट मेथड आप ऐड कर सकते हैं भूसतारी, भूसतारी या स्टोलन के द्वारा। इनको डिटेल में जब आप जीनस पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं ब्रांचिंग ऑफ प्रोटोनीमा से, या जो प्रथम तंतु बना था उसके शाखन से, हम लिख सकते हैं ब्रांचिंग ऑफ प्रोटोनीमा, ब्रांचिंग ऑफ प्रोटोनीमा से हो सकता है। देन ट्यूबर्स या कंद के द्वारा, कंद क्या होते हैं, फूली हुई संरचनाएं जिसमें संचित भोज्य पदार्थ होता है, या आपने हेपेटिक ऑप्सिड में भी पढ़ी थी, राइट। देन देख सकते हैं जैमी के द्वारा, यह भी हेपेटिक ऑप्सिड में पढ़ा था, तो जैमी के द्वारा। परसिस्टेंट अबाइसिस के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं अपाती शिखाग्रों के द्वारा। तो कई तरीके से पाया जाता है इसमें। परसिस्टेंट अबाइसिस का मतलब क्या है, एपेक्स रीजन अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह गया है, बच गया, जमीन में पड़ा रहा, जैसे फेवरेबल कंडीशन आई नया प्लांट बना गया, तो परसिस्टेंट अपाइसिस के द्वारा देखने को मिलता है। तो कई प्रकार से कायिक जनन देखने को मिलता है, राइट। फ्रेगमेंटेशन, स्पेशल लीफी ब्रांचेस, भूसतारी, प्रथम तंतु का शाखन हो गया, गंध के द्वारा, जैमी के द्वारा, अपाती शिखाग्रों के द्वारा। तो ये सारे मेथड्स जो हैं कायिक जनन के इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं इसमें जनन संरचनाओं से रिलेटेड। तो सबसे पहले यदि पादप की बात करें, यह एक लिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी हो सकते हैं, ओके। एक लिंगाश्रयी मतलब डायोसियस, और उभय लिंगाश्रयी मतलब मोनोइसियस। एक लिंगाश्रयी का मतलब क्या हो गया, केवल एक ही जनन संरचना नर या मादा में से कोई एक पाई जाएगी। उभय में दोनों ही एक ही पादप पर पाई जाएगी। अब ये संरचनाएं कौन सी है, वही नाम इनके वही है, पुंधानी व स्त्रीधानी, पुंधानी व स्त्रीधानी। तो पुंधानी और स्त्रीधानी कहाँ लगती हैं, यह शाखाओं के शीर्ष भाग में, शीर्ष पर समूह में लगती हैं, ग्रुप में लगती, समूह में विकसित होती हैं, ओके। पुंधानी व स्त्रीधानी कहाँ लगेगी, शाखाओं के शीर्ष पर लगेगी और समूह में विकसित होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पुंधानी को ले लेते हैं अपन। पुंधानी सव्रंत होती हैं, मतलब स्टॉक्ड होती हैं, उसके नीचे व्रंत पाया जाता है। देन क्लब शेप्ड होती है, गदाकार होती है, क्लब शेप्ड होती हैं, ओके। यदि हम तुलना करें इनकी हेपेटिक ऑप्सिड मेंबर से, तो यह अधिक संकीर्ण व लंबी होती है, लॉन्ग होती है, लॉन्गेटेड होती है, ओके। हेपेटिक ऑप्सिड मेंबर्स के कंपैरिजन इनका जो जैकेट होता है वह एक स्तरीय होता है, ओके। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए पुंधानी के। अब हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं। मादा जननांग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप नोट करेंगे। क्या होता है स्त्रीधानी, जैसे आप क्या बोलते हैं आर्किगोनिया, पुंधानी को आप क्या बोलते हैं एंथीडिया, ओके। स्त्रीधानी को आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कैसी होती है, यह भी सव्रंत होती है, मतलब स्टॉक्ड होती है, इसके नीचे व्रंत पाया जाता है,
और हेपेटिक ऑप्सिडा से अगर अपन कंपेयर करें, इसमें ग्रीवा लंबी होती है, ओके, और अंडा जो होती है, वेंट्रल जिसे हम बोलते हैं, अंडा भी थुल होती है व्हेन कंपेयर टू हेपेटिक ऑप्सिड मेंबर्स, ओके। निषेचन के लिए सभी ब्रायोफाइट्स में जल चाहिए होता है, तो कोई नई कैरेक्टर नहीं है, फिर भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, सभी ब्रायोफाइट्स को होती है, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं इसमें बीजाणुद्भिद का, राइट। तो यदि हम इसका बीजाणुद्भिद देखें, तो ये विभेदित होता है किसमें, फुट, सीटा और कैप्सूल में। फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। कुछ अपवाद अपन छोड़ दें तो यहाँ पे आप अपवाद लिख सकते हैं, स्फेग्नम व एंड्रिया, इनको छोड़ दें तो सभी में विभेदित होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल में, ओके। सीटा की यदि हम बात करें, सीटा कैसा होता है, तो सीटा लंबा होता है, जो इसका काम क्या होता है, कैप्सूल को ऊपर उठाना, कैप्सूल को ऊपर उठाना, ओके, ऊपर उठाने का काम करता है, ये सीटा का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ऊपर क्यों उठाना है, ताकि प्रकीर्णन में सहायता मिले, क्योंकि हमें क्या पता है कैप्सूल में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, अब ऊंचा उठाएंगे तब जो प्रकीर्णन है वो आसानी से होगा और दूर तक होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं इसमें कैप्सूल से रिलेटेड। इसमें जो कैप्सूल होता है वो अनेक स्टेराइल रीजन, जिसे हम बोल सकते हैं अनेक बंद क्षेत्र व फलद क्षेत्र में विभेदित होता है। इसे आप लिख सकते हैं स्टेराइल रीजन, जो बहुत सारे होते हैं, और इसे आप लिख सकते हैं आर्चीस्पोरियम, जो फर्टाइल रीजन है। ये कैसा है, फर्टाइल रीजन, ओके। स्टेराइल रीजन में हम देखें क्या क्या होता है, तो स्टेराइल रीजन में कैप्सूल के एक तो होती है कैप्सूल वॉल, कैप्सूल वॉल जिसे आप बोलते हैं भित्ति, कैप्सूल की खुद की भित्ति जो मल्टी लेयर्ड होती है, हमने स्टडी किया। उसके बाद इसमें होता है एक प्रच्छद, कैप्सूल के शीर्ष भाग पे जो पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं ओपर्कुला, ओके। देन इसमें होते हैं पेरिस्टोम, पेरिस्टोम, इसे पेरिस्टोम ही बोलते हैं, ओके। और देन इसमें कॉलुमेला भी होता है, कॉल्यूमेला। तो इतने सारे स्टेराइल रीजन इसमें पाए जाते हैं, किसमें, कैप्सूल में, ओके। तो फिर से देखते हैं हम, कैप्सूल डिफरेंशिएटेड है दो रीजन में, वो दो रीजन कौन कौन से हैं, स्टेराइल रीजन और फर्टाइल रीजन। फर्टाइल रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, आर्चीस्पोरियम, ओके। तो ये जो है आर्चीस्पोरियम को हिंदी टर्म आप लिख सकते हैं प्रसूतक, ओके। फर्टाइल रीजन प्रसूतक या आर्चीस्पोरियम कहलाता है। और कैप्सूल वॉल होगी जो स्टेराइल रीजन है, मल्टीलेयर्ड, और कैप्सूल का ऊपर पार्ट जो टोपीनुमा पार्ट होता है, प्रच्छद या ओपर्कुलम कहलाता है। पेरिस्टोम प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ जीनस को छोड़कर सभी में प्रकीर्णन में सहायता देते हैं। कॉलुमेला ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, स्टेराइल टिश्यू जो हेपेटिक ऑप्सिडा में नहीं पाया जाता, एंथोसेरोटॉप्सिडा में होता है और ब्रायोप्सिडा में भी पाया जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, बीजाणुद्भिद में स्टेरिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम हेपेटिक ऑप्सिडा से एंथोसेरोटॉप्सिडा में आए और एंथोसेरोटॉप्सिडा में ब्रायोप्सिडा में आए, ओके। स्टेरिलाइजेशन ऑफ टिश्यू जो है बढ़ता जा रहा है, किसमें, स्पोरोफाइट में। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पेरिस्टोम टीथ का, जो हमने बात की ऊपर। तो जो पेरिस्टोम टीथ हैं, दंत हम बोल सकते हैं, पेरिस्टोम टीथ, इनका क्या काम होता है, तो यदि स्फेग्नम को छोड़ दें, अपवाद क्या है इसमें, स्फेग्नम, ओके, इसको छोड़ दें तो बाकी सभी में पेरिस्टोम टीथ का क्या काम होता है, ये आर्द्रता ग्राही होते हैं। आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या है, वातावरणीय नमी को अवशोषित कर लेंगे, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इनका, एनवायरमेंटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो नमी एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, ये फूल जाएंगे, जिससे कैप्सूल वॉल पे प्रेशर लगेगा, अतः यह कैप्सूल के स्फुटन में सहायक होते हैं, ओके। स्फेग्नम इसका अपवाद है, बाकी सभी जीनस में क्या देखने को मिलता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, पानी या नमी को एब्जॉर्ब कर लेंगे जो वातावरणीय नमी है, फिर फूल जाएंगे और स्फुटन में सहायक होंगे, जिससे हम क्या कह सकते हैं, जो अंदर बीजाणु होंगे उनके प्रकीर्णन में भी सहायता प्रदान करेंगे, राइट।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो लास्ट है, जब बीजाणु प्रकीर्णित हो गए, डिस्पर्स हो गए, तो ये बीजाणु अंकुरित होंगे। अंकुरित होकर प्राइमरी प्रोटोनिमा या प्राथमिक प्रोटोनिमा बनाएंगे। हमने स्टडी किया था गैमेटोफाइट 2 फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? प्राथमिक प्रोटोनिमा। ये युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है। ओके, प्राइमरी प्रोटोनिमा बना। अब इसी प्राइमरी प्रोटोनिमा के ऊपर क्या बनेगा? इसी से क्या विकसित होगा? पर्णिल प्रावस्था। तो लीफी स्टेज इसी से डेवलप होगी। तो युग्मकोद्भिद की पर्णिल प्रावस्था का विकास इसी प्रथम अवस्था, जिसे हम बोल रहे हैं प्राथमिक प्रोटोनिमा, से होगा। ओके, तो क्या देखने को मिला? बीजाणु थे, अंकुरित हुए, प्राथमिक प्रोटोनिमा बना, उससे फिर पर्णिल प्रोटोनिमा बनेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स किसके हैं? ब्रायोप्सिड्स। अब एक बार हम ब्रायोप्सिड्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को फिर से रिवाइज करते हैं वन बाय वन। जल्दी जल्दी करेंगे, ऑलरेडी डिटेल हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि हम इसकी पादपकाय देखें तो युग्मक उद्भिद होती है, जैसा सभी में होता है, राइट। तो युग्मक उद्भिद पादपकाय है। दो अवस्थाएं पाई जाती है, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज। ओके, प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है वो किस प्रकार की है? श्यान विसर्पी शाखित। जबकि लीफी स्टेज कैसी है? ऊर्ध्व बेलनाकार पर्ण। फिर हमने देखा जनन संरचनाएं जो हैं इस प्रोटोनिमा स्टेज में नहीं बनती, जबकि वह सिर्फ लीफी स्टेज में बनती है, राइट। अब यदि हम पर्णिल युग्मक उद्भिद को डिटेल में स्टडी करें तो ये कैसा होता है? वर्टिकल एक्सेस, लीव्स और राइजोइड्स में विभेदित होता है। मुख्य अक्ष या जो ऊर्ध्व अक्ष हमने बोला है वह साकित या असाकित हो सकती है। शाखाएं जब भी उत्पन्न होंगी तो हमेशा पर्ण के नीचे से उत्पन्न होगी। पर्ण का प्रकार देखें तो छोटी होगी साइज में, सरल प्रकार की होगी, हमने ड्रॉ भी की है। अवृंद होगी जिसके नीचे पिटियोल एब्सेंट है। उपांत या उपांत जो है, उपांत मतलब मार्जिन, ये एंटायर या डेंटेट हो सकता है। मध्य सिरा की यदि हम बात करें तो स्फेग्नम को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सभी में मध्य सिरा पाई जाती है। मूलाभास इनमें इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुकोशिकीय हैं, साकित हैं और ऑब्लिक सेप्टा वाले हैं। ओके, और अक्ष की यदि हम बात करें, सेक्शन काट के देखें तो दो रीजन, सेंट्रल रीजन और पेरिफेरल रीजन में विभेदित होता है। सेंट्रल रीजन कैसा है? कंडक्टिंग रीजन है और पेरिफेरल कॉर्टेक्स रीजन है। पर्ण की मोटाई एक कोशिकीय होती है। कायिक जनन अनेक प्रकार से होता है, जो जब जीनस पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। खंडन, विशेष पर्णिल शाखाएं, भूस्तारी, प्रथम तंतु, कंद, जैमी और अपाती शिखाग्रों के द्वारा। पादप मोनोसियस या डायोसियस हो सकते हैं। पुंधानी जो है वो शाखाओं के शीर्ष पर समूह में विकसित होती है। स्त्रीधानी भी शाखाओं के शीर्ष पर समूह में विकसित होती है। कुंदानी की अगर हम फीचर्स देखें तो सर्ववृंत होती है, गदाकार, गदा शेप की होती है और अधिक संकीर्ण व लंबी होती है। पेटिकॉप्सिड्स के कंपैरिजन में जैकेट एक स्तरीय होता है। आर्किगोनिया की यदि हम बात करें, यह भी सर्ववृंत होती है, वृंत पाया जाता है। पेटिकॉप्सिड्स के कंपैरिजन में इनकी नेक रीजन लंबी होगी और वेंटर भी जो है इसकी स्थूल होगी। निषेचन के लिए सभी ब्रायोप्सिड्स में जल की आवश्यकता होती है, तो जीवन चक्र पूर्ण करना है तो जल रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए इन्हें हम पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। बीजाणुद्भिद फूड सीटा एंड कैप्सूल में विभेदित होता है। स्पेग्नम और एंड्रिया में सीटा अस्पष्ट होता है। सीटा बाकी सभी में लंबा होता है और सीटा का कार्य क्या होता है? कैप्सूल को ऊपर उठाना, ताकि बीजाणुओं का प्रकीर्णन अच्छे से हो सके। कैप्सूल जो है दो इंपॉर्टेंट रीजन में डिफरेंशिएटेड हैं। वो दो रीजन कौन से हैं? स्टेराइल रीजन और फर्टाइल रीजन। फर्टाइल रीजन को हम आर्चिस्पोरियम या प्रसूतक कह रहे हैं, जो आगे चल के स्पोर्स बनाएगा। ये जो है स्टेराइल रीजन कैप्सूल वॉल, ओपर्कुलम, पेरिस्टोम और कोलुमेला में विभेदित होता है। अब ये पेरिस्टोम टर्म नया है आपके लिए, तो पेरिस्टोम टीथ जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं ब्रायोप्सिड्स के कैप्सूल में, जो आर्द्रताग्राही होते हैं, कैप्सूल के स्कूटन में सहायक होते हैं। यहाँ पे भी अपवाद जो है स्पेग्नम को लिखना है आपको। बीजाणु अंकुरित होकर सबसे पहले प्रोटोनिमा स्टेज बनाएंगे और इसी के ऊपर इसी से फर्दर पर्णिल प्रावस्था बनेगी, लीफी गैमेटोफाइट बनेगा, जिसपे पुनः जनन संरचनाएं लगेगी। तो इस प्रकार से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे स्टूडेंट एंथोसेराटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के। ओके, थैंक यू।